चलो देखो, जो लास्ट टॉपिक व्हाट वी डिड, हमने किया था यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करने से पहले हमें जो टॉपिक करना है वो करना है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का मतलब कि जो अर्थ पे प्रोसेसेस जो है फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करेंगी। अगर मैं बात करूं तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर मिलेगी, जिसमें से एक लेयर है आपके पास क्रस्ट। जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वो है डायनामिक। डायनामिक मींस यहाँ पे क्या होगी, वेरियस डिफरेंट चेंजेस जो है इसमें होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये चेंजेस जो होंगी वो किसकी वजह से होंगी, जो यहाँ पे फोर्सेस और जो भी एक्शंस यहाँ पे डील होंगे। दैट मीन्स चाहे वो केमिकल एक्शंस हो या फिर फिजिकल एक्शंस हो, राइट। जब भी कोई भी केमिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एक्ट करेगी किस पे, अर्थ क्रस्ट पे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अर्थ सरफेस पे जो है हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। अब वो जो चेंजेस देखने को मिलती हैं, उन चेंजेस को, जो अर्थ पे हम चेंजेस देखते हैं, उनको हम किस नाम से बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हमारे पास हैं, अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हमारे पास दो टाइप ऑफ प्रोसेसेस होती है। एक आपके पास आएगी एंडोजेनिक प्रोसेसेस एंड सेकंड वन इज योर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। हम वन बाय वन डील करेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेसेस दैट मींस कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो आपके पास इंटरनली अर्थ क्रस्ट के इंटरनल में एक्ट करेंगी, दीज आर इंटरनल फोर्सेस होती हैं। वहीं पे एक्सोजेनिक की बात करें तो एक्सोजेनिक जो होंगी वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी, वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। तो यहां पे हम इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो मेनली जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस में जो हम डील करेंगे यहाँ पे डायस्ट्रोफिज्म, अभी बात करेंगे कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है, एंड वॉल्केनिज्म। मेनली ये दो प्रोसेसेस है जो यहाँ पे एक्ट करती हैं एज अ इंटरनल फोर्सेस, और एंडोजेनिक फोर्सेस हम जिनको बोलते हैं, और प्रोसेसेस जिनको हम बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में अगर बात करें, और वी कैन से कि एक्सोजेनिक फोर्सेस में अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल वेदरिंग जो एजेंट्स है यहाँ पे, मास वेस्टिंग, इरोजन, डेपोजिशन, दीज आर सम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर आपके पास क्या है, वो एक्ट करता है एज एक्सोजेनिक प्रोसेस में और एंडोजेनिक प्रोसेस में। तो वाटर जो है वो हमारे पास एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, दैट मींस वाटर इज एन एक्सोजेनिक एजेंट। ठीक है, जियोमॉर्फिक एजेंट है, एक्सोजेनिक। वहीं पे अगर मैं बात करूं विंड, विंड भी हमारे पास क्या है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट है, राइट। और अगर बात करें लावा, तो वो क्या है हमारे पास, तो वो क्या होगा, क्या होगा रीमा, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट होगा, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं हमारे पास जो हमारे पास वेव्स होती हैं, जो हमारे पास जो वेव्स आती हैं, टेक्टोनिक वेव्स, राइट, जो हम बोलते हैं सिस्मिक वेव जिनको बोलते हैं, वो हमारे पास एज एन एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो है वो एक्ट करती हैं, राइट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, ये जो डायस्ट्रोफिज्म है इसको हम टेक्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, टेक्टोनिज्म, राइट। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन इनको डील करेंगे। ये पता चला एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में क्या डिफरेंसेस है।
यस सर। ये आपने जब अर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ की वीडियो देखी होगी तो वहां पे देखा होगा ऐसे हमारे पास लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि क्रस्ट पे जो यहाँ पे फॉर्म्स होंगी, दैट मीन्स जो भी चेंजेस होंगी, जो आपके पास लैंड फॉर्म्स जो होते हैं लिथोस्फीयर पे, राइट, उनकी बात ये कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस की, राइट। इंटरनल फोर्सेस मींस एंडोजेनिक फोर्सेस की। ठीक है, अब देखो इंटरनल फोर्सेस है, दैट मींस ये इनसाइड द क्रस्ट जो है वो एक्ट करेंगी। ठीक है, तो अब इनको हम एक और नाम से यहाँ पे बोलते हैं द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, आल्सो नोन एज फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में अगर मैं बात करूं तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में जो मेन एजेंट जो यहाँ पे एक्ट करेगा वो क्या क्या एक्ट करता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है विद इन द अर्थ, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद इन द अर्थ, वो मेन फोर्स होती है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। अब ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है विद इन द अर्थ, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से। जो रेडियो एक्टिविटीज होती हैं इन अर्थ में, और रोटेशनल रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल हो गया, रोटेशन जो होती है, एंड टाइडल फ्रिक्शन की वजह से, टाइडल फ्रिक्शन, दीज आर सम फैक्टर जिनकी वजह से आपके पास क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो एज एन जियोमॉर्फिक एजेंट, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो एक्ट करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, देखो इनसाइड द अर्थ हमने यहाँ पे बात करी थी कि आपको क्या मिलेगा, अपर मेंटल में एक पोर्शन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर मेंटल में जो होता है एक लेयर आपको मिलती है एस्थीनोस्फीयर, वीकेस्ट लेयर होती है, जहां पे आपको मेनली क्या मिलता है, मैग्मा मिलता है, और वीकेंड से मैग्मा चैम्बर होता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हीट, दैट मीन्स कि इनसाइड द अर्थ आपके पास हीट जनरेट होती है। अब इनसाइड द अर्थ जो हीट जनरेट होती है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कन्वेक्शनल करंट, जो कन्वेक्शनल करंट जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है इनसाइड द इनसाइड द अर्थ। ठीक है, और वी कैन से इन मेंटल। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, जो एज एन एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट काम करती है, राइट। अब इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात करी कि एंडोजेनिक में जो हमारे पास जो मेन एजेंट जो है वो है डायस्ट्रॉफिज्म। अब डायस्ट्रॉफिज्म की बात करते हैं कि डायस्ट्रॉफिज्म है क्या। ठीक है, अब देखो डायस्ट्रॉफिज्म क्या बोलता है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे अक्कड़ हो रही है, हैपन हो रही है, जिसकी वजह से, मतलब जो भी प्रोसेसेस जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास मूवमेंट होगी, मूव होगा, या फिर एलिवेट होगा, अपनी प्लेस से मूव करेगा या ऊपर उठ जाएगा, या फिर मतलब बिल्ड एलिवेट होगा और बिल्डअप होगा, या फिर डाउन चला जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा, राइट। किसकी बात कर रहा हूं, ऑन द अर्थ क्रस्ट पे अगर ये चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रोसेसेस किसके अंडर आएंगी, डायस्ट्रॉफिज्म, उनको बोला जाता है डायस्ट्रॉफिज्म। दैट मीन जो भी प्रोसेसेस जिसकी वजह से अर्थ क्रस्ट में, चाहे अर्थ क्रस्ट अपने प्लेस से मूव कर जाएगी, अपनी प्लेस से थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, या फिर नीचे धस जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म।
अब डायस्ट्रॉफिज्म में भी आपको फर्दर टाइप्स मिलेंगी। ये बात क्लियर हुई कि क्या होता है डायस्ट्रॉफिज्म। अब देखो क्या होगा, अब और क्लियर होगा। डायस्ट्रॉफिज्म में एक प्रोसेस आपके पास आएगी, ऑरोजेनिक प्रोसेस। अब ऑरोजेनिक प्रोसेस, इसको हम किस और नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, राइट। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, माउंटेन जो है फॉर्म होंगे ऑन द अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट पे जब भी माउंटेन, अब देखो या तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होंगे, ये भी करेंगे हम, या आपके पास फोल्ड माउंटेन फॉर्म होंगे, राइट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आपके पास हैं, या तो आपके पास ब्लॉक माउंटेन्स होंगे या फिर आपके पास फोल्ड माउंटेन्स होंगे। वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, उनको बोला जाता है हम ऑरोजेनिक प्रोसेसेस। तो अल्टीमेटली ये जो ऑरोजेनिक प्रोसेसेस जो होंगी, ये क्या होंगी, आपके पास यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो स्लो फोर्सेस होंगी। ये बात क्लियर हुई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस सर। साइड क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलो सेकंड अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑरोजेनिक में याद रखना माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस होती हैं। जब हम माउंटेन भी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं। अब सेकंड जो आएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास अपीरोजेनिक, EPEIROGENIC, अपीरोजेनिक प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इस केस में अपीरोजेनिक प्रोसेस में यहाँ पे माउंटेन बन रहे थे। अब इस केस में क्या होगा, अब जो अर्थ क्रस्ट थी वो क्या कर जाएगी, अपलिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, अब अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, और जिसको हम एक नाम देते हैं वॉर्पिंग। ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट का कुछ पार्ट जो है वो अपने पोजीशन से अपलिफ्ट कर गया, उसको क्या बोलेंगे हम, अपीरोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो होती है ये भी आपके पास स्लो प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, अपीरोजेनिक प्रोसेसेस भी क्या होंगी, ये भी स्लो प्रोसेसेस होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऑरोजेनिक प्रोसेसेस की बात करें, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, अपीरोजेनिक और ऑरोजेनिक में डिफरेंस क्या होगा कि जो भी फॉर्मेशन या जो भी इसके थ्रू लैंडफॉर्म जो क्रिएट किए जाएंगे बाय अपीरोजेनिक प्रोसेसेस, वो जो लैंडफॉर्म्स होंगे उनको हम किस नाम से बोलते हैं, उनको बोला जाता है प्राइमरी, आर कॉल्ड प्राइमरी रिलीफ। तो अब ऑरोजेनिक के थ्रू जो यहाँ पे बनेंगे उनको बोला जाता है सेकेंडरी रिलीफ। तो अल्टीमेटली पहले कौन से प्रोसेस लगेगी, पीरोजेनिक, उसके बाद ऑरोजेनिक होगी, राइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। यस तो अब सर। पीरोजेनिक प्रोसेस को जो है हम किसके साथ रिलेट करते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं। जैसे इसको बोला ना, ऑरोजेनिक को हमने माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बोला, हमने यहाँ पे क्या बोला कि क्रस्ट का पार्ट क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया। अब तुम देखोगे, मान लो ये हमारे पास क्रस्ट है, तो क्रस्ट का ये वाला पार्ट अपर है, ये आपके पास क्रस्ट में भी दो पार्ट्स है। अब क्रस्ट भी हमारे पास टू टाइप्स की है, एक है हमारे पास अपर क्रस्ट और एक है लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, अपर क्रस्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यही बोलते हैं। तो ये जो अपीरोजेनिक प्रोसेस है, इसको हम और क्या नाम देते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। तो इसकी वजह से आपके पास क्या बना, कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हुई, राइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी यस। सर। ये दोनों जो होंगी आपके पास स्लो फोर्सेस होंगी, ऑरोजेनिक एंड अपीरोजेनिक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे अर्थक्वेक पे।
ये किसकी टाइप कर रहे हैं अभी भी हम? डायस्ट्रॉफिज्म की। अब अर्थक्वेक के साथ साथ एक और मूवमेंट आती है प्लेट टेक्टोनिक, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, इनकी पीडीएफ मैंने तुम्हें भेजी हुई थी। मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स देख लेना, वो वाला टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें खुद ही याद करनी, कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये और अर्थक्वेक, ये दोनों आपके पास सडन फोर्सेस होती है, ये सडनली एक्ट करेगी, राइट। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे क्या होगा, अर्थक्वेक में क्या होता है, यहां पे हम सीधी सी बात बोलते हैं कि यहां पे माइनर मूवमेंट होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब हम करेंगे अर्थक्वेक, तो किया हुआ है मैंने, इस पे वीडियो भी बनाई है, वो तुम देख सकते हो। प्लेट टेक्टोनिक्स भी करेंगे कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट जो वो मूव करती है, या तो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी या एक दूसरे से अवे मूव करेंगी, राइट। वो उस टाइम पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो होंगी आपके पास सडन फोर्सेस होंगी। अब देखो अर्थक्वेक में क्या होता है, माइनर मूवमेंट्स होती हैं। वहीं पे अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स में, अब प्लेट टेक्टोनिक्स में थोड़ी सी जो आपके पास मूवमेंट्स होंगी, यहाँ पे जो होंगी आपके पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होंगी, ये बात याद रखना। प्लेट टेक्टोनिक्स में जो भी मूवमेंट हम करेंगे ना, वो हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती है, ये आ गई वर्टिकल, ये आ गई आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा प्लेट टेक्टोनिक जो है हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, या तो एक दूसरे की तरफ आएंगी या फिर एक दूसरे से अपार्ट जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये करेंगी क्या, मूवमेंट जो होगी वो आपके पास हॉरिजॉन्टली ही मूवमेंट होगी, राइट। तो ये याद रखना, ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। अभी देखो yes sir, डायस्ट्रॉफिज्म में जितनी भी हमने प्रोसेसेस करी ना, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से ये क्या कॉज करती है, आपके पास यहाँ पे चेंज होगा। हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। चेंज किसमें, पीबीटी, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। अब जब प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज होगा, तो याद करो जब हमने रॉक्स करी थी, प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक एंड सॉरी, जो हमने यहाँ पे इग्नियस रॉक्स करी थी, सेडिमेंट्री रॉक्स करी थी और मेटामॉर्फिक रॉक्स करी थी। तो हमने बोला था प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ, चाहे वो प्राइमरी इग्नियस रॉक है या प्राइमरी रॉक जो है या फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है, ये दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली जब ये प्रोसेसेस अक्कर करती हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस जब अक्कर करती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे रॉक्स में जो है वो भी चेंज आएगा। दैट मींस रॉक्स के मिनरल में चेंज आएगा। हमारी जो प्राइमरी रॉक और सेकेंडरी जो सेडिमेंट्री रॉक जो है, इग्नियस रॉक जो है, वो कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट मींस उनमें कौन सी एक्टिविटी होगी, मेटामॉर्फिज्म अक्कर हो जाएगा। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ये बात क्लियर हुई। हाँ अब जी देखो जब प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली अब रॉक्स पे क्या होगा, या तो रॉक्स में फॉल्ट अक्कर हो जाएगा या फिर रॉक्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स अब इसकी वजह से क्या होता है, इन प्रोसेसेस की वजह से फॉल्ट एंड फ्रैक्चरिंग अक्कर होती है, कहां पे, आपके पास क्रस्ट में, राइट। जो क्रस्ट में फॉल्ट एंड फ्रैक्चरिंग भी हमें देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ, राइट। अब देखो ये जो ऑरोजेनिक फोर्सेस थी ना, ये भी याद रखना कि ये भी एक्ट करेंगी, आपके पास माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस होती है। तो यहाँ पे भी देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगी। ये जो दैट मीन्स ऑरोजेनिक फोर्सेज होंगी वो हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी, या तो हॉरिजॉन्टली एक्ट, चलो अभी इस पे आते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में आते हैं। अब देखो होता क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्केनिज्म की, एंडोजेनिक में। वॉल्केनिज्म में हमें पता है कि क्या होता है, यहाँ पे मोल्टन मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम मोल्टन मैग्मा भी बोलते हैं या फिर लावा बोल लो, जब वो अर्थ सरफेस पे रीच कर देगा। अब मोल्टन मैग्मा और फ्लूइड जो है ये किसकी तरफ मूव करता है, टूवर्ड द अर्थ सरफेस की तरफ आके मूव करेगा।
अब जब अर्थ सरफेस की आके मूव करेगा तो अब देखो क्या होता है, ये मान लो ये है हमारे पास अर्थ क्रस्ट, ये इसके इनसाइड का पार्ट है, इसके इनसाइड में क्या होगा, डिफरेंट, अब प्लेट टेक्टोनिक्स मूव हो रही थी, यहाँ पे भी डिफरेंट मतलब फ्रैक्चर जो है अक्कर हो जाता है। फ्रैक्चर क्या मतलब, छोटे छोटे, जैसे तुमने देखोगा चट्टानों में भी क्या होता है, जब तुम कोई रॉक देखोगे ना तो उनमें भी क्या होता है, गैप बने होते हैं। तो इनसाइड द अर्थ जो आपके पास सॉलिड मटेरियल है वहां पे भी क्या होता है, कुछ गैप बने होते हैं। तो ये जो मॉल्टन मटेरियल बाद में क्या करता है, उन गैप में एंटर कर जाता है, और उन गैप में क्या हो जाता है, वो जो है उन गैप के अंदर ही क्या होने लग पड़ता है, कूल डाउन होने लग पड़ता है। अब जब वो उनके अंदर कूल डाउन हो जाता है तो वो क्या बना देता है, यहाँ पे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है वो फॉर्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाथोलिथ करेंगे, ये नहीं हुआ है तो करवा दूंगा, लेपोलिथ, लैकोलिथ, सिल्स, डाइक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। राइट, ये बात भी क्लियर हुई, बात Yes, क्लियर sir. हुई। अब देखो ना, हाँ जी मैं क्या बोल रहा था, साहिल क्लियर है, रीमा क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि ऑरोजेनिक प्रोसेसेस में क्या होगा, यहाँ पे फोर्सेस एक्ट करेंगी हॉरिजेंटली, राइट, यही बात बोल ली। या तो देखो अब यहाँ पे हॉरिजेंटली फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब यहाँ पे देखो दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होगी, या तो यहाँ पे लगेगा स्ट्रेस, या यहाँ पे लगेगा कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेनली स्ट्रेस लगेगा, और जिसको हम कंप्रेशन बोल लो या टेंशन बोल लो, राइट, या फिर यहाँ पे लगेगा कंप्रेशन। मेनली ये यहाँ पे जो है आपके पास जो है एक्ट करेगी। अब देखो स्ट्रेस की सीधी सी बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस होगा, मेन जो यही एक्ट करेगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस हो गया, टेंशनल स्ट्रेस हो गया, राइट, शियर स्ट्रेस हो गया, राइट। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले शियर स्ट्रेस की। अब स्ट्रेस भी किस टाइप पे लगेगा, अब ये हमारा एक मटेरियल था, ठीक है, ये हमारा कोई क्रस्ट का पार्ट था, अब इस पे शियर स्ट्रेस लगेगा, इस पे जब शियर स्ट्रेस लगेगा तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जनरली मैं क्या करता हूं, इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ये आ गया, मतलब ये हमारे पास दो पार्ट्स हो गए इसके, यही है बात। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बना दूं, बात वही आ गई। अब देखो यहाँ पे ना स्ट्रेस दो, मतलब अब शियर स्ट्रेस में जो है ना जब फोर्स लगेगी तो वो उसके फेसिस पे एक्ट करेगी, मतलब उसके फेसिस पे एक्ट करेगी। तो ये फेस क्या होंगे, मतलब इसके जो फेस थे, दो फेस थे, अब ये दो फेस जो हैं वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे, अब इसको यार बना लेना, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है ना, ठीक है। तो अब ये स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, एक फेस ऐसे को आएगा, दूसरा इस साइड को जाएगा। मतलब शियर स्ट्रेस में क्या होगा, आपके पास जो है फेसिस पे क्या करता है, एक्ट करता है स्ट्रेस, और यहाँ पे फेसिस जो है मतलब स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है आपके पास मटेरियल। अगर वो क्रस्ट का मटेरियल कोई भी रॉक होगी तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, राइट, ये बात क्लियर हुई। Yes, sir. अब सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पे टेंशनल स्ट्रेस की, ये तुम समझ गए ना, क्योंकि डायग्राम सही नहीं बनी तो तुम इसको ऐसे समझ जाओ। टेंशनल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब टेंशनल स्ट्रेस में थोड़ी सी टेंशन है बंदे को, अब बंदे को जब टेंशन है ना तो बंदे का दिमाग थोड़ा सा खज्जल हो जाता है। अब जब दिमाग खज्जल होता है तो उसका कहीं मन नहीं लगता। अब जब टेंशन लगेगी ना
तो इस केस में अब उसके माइंड में अलग अलग से थॉट आते हैं। उसके माइंड में क्या होता है, अब देखो किसी बंदे को टेंशन होती है ना, तो उसके माइंड में डिफरेंट ऑफ थॉट्स आते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। मतलब उसका माइंड जो है एक जगह पे सस्टेन नहीं होता। हो सकता है समटाइम वो बंदा टूट भी जाए, ठीक है। तो इस केस में याद रखना, जब टेंशनल स्ट्रेस लगेगी तो वो मटेरियल जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स इस टाइम पे जो फोर्सेस जो है वो स्लाइड नहीं जाएंगी, वो एक दूसरे के अपार्ट मूव करेंगी, एक दूसरे के अपोजिट साइड जो है वो मूव करेगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। राइट, ये बात क्लियर हुई? yes sir, हाँ जी सर। मतलब ये टूटा हुआ पार्ट है। अब चलते हैं लास्ट कंप्रेशनल स्ट्रेस की तरफ। अब कंप्रेशनल स्ट्रेस में देखो होगा क्या, कंप्रेशन तुम समझते ही हो कि हमने किसी चीज को कंप्रेस कर दिया। ये रॉक थी, इस पे हमने क्या किया, कंप्रेशनल फोर्स लगा दिया। अब जब कंप्रेशनल फोर्स लगा तो हुआ क्या, जब इस पे मतलब ये इनसाइड द लेयर जो आपके पास, हम मान के चलते हैं ये आपके पास जो थी वीक लेयर थी, राइट। तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा आपको, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये लेयर जो है इससे जो है अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, राइट। कि मतलब अगर ये ऐसे को टूटी है तो इसका स्ट्रक्चर यहां से भी ऐसे ही होगा। अगर यहां से ऐसे को टूटी है तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे को होगा। तो ये कौन सी स्ट्रेस लगी, कंप्रेशनल स्ट्रेस लगी। दैट मींस इसको कंप्रेस करेगा, जिसमें इसका कुछ पार्ट जो है वो इससे अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो टेंशनल स्ट्रेस में भी टूटेगा, कंप्रेशन में भी टूटेगा। बस कंप्रेशन में क्या होगा, सेम साइड पे लगेगी, बट टेंशन में क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे जाएगी। क्लियर। और हमने बात करी शियर स्ट्रेस में, शियर स्ट्रेस में क्या होता है, फेसिस पे लगती है, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल जो होगा वो आपस में स्लाइड कर जाएगा उसको। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? yes जी sir, सर। हाँ देखो, जब हम टेक्टोनिक्स थ्योरी करेंगे तो एक शियर स्ट्रेस में एक बात याद रखना, इस टाइम पे क्या होता है, जो क्रस्ट जो होगी ना, क्रस्ट, वो क्रस्ट जो है इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जो उसका पार्ट जो है, जब देखो यहाँ पे पहले ये पार्ट था, अब इसमें जब हमने फोर्सेस लगा दी तो एक पार्ट जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर गया, एक ऊपर की तरफ स्लाइड कर गया। तो अल्टीमेटली जो इसका क्रस्ट का पार्ट था, लेंथ जो थी वो इंक्रीज कर गई, राइट। तो इस केस में क्या होता है, न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्म होती है, न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। डन। yes sir, चलो, समझ में आ रहा है ना टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तभी समझ में आएगी, जहां पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगी बता देना। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की बात करें, समझ में आया ना टॉपिक? हाँ जी sir, चलो, अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मतलब जो क्या होगा, आउटसाइडर प्रोसेसेस होंगी या फिर एक्सटर्नली एक्ट करेंगी, वही बात करी थी। अब एक्सटर्नली एक्ट करेगी तो हमने यहाँ पे एजेंट भी बोला, जो एक्सटर्नल एजेंट हो गए, फॉर एग्जांपल एयर हो गया, दैट मींस विंड हो गया, आपके पास टेम्परेचर, आपके पास यहाँ पे वाटर, ठीक है। अगर यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे सन इज द फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का पार्ट होगा, एजेंट होगा, ग्रेडियंट होगा, राइट। अब देखो, जितने भी अर्थ मटेरियल है, अर्थ पे एक फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक अर्थ मटेरियल पे एक्ट करेगी। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो ग्रेविटी के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा देखना कभी भी क्या होगा, ग्रेविटी जब भी कोई लेयर होगी तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाती है, नीचे की तरफ भी क्यों मूव करती है। सोचने वाली बात है ना, कि मान लो एक ऐसे हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, अब गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, नीचे की तरफ भी क्यों जा रही है, ऊपर की तरफ को क्यों नहीं जा रही गाड़ी,
ऐसा क्या है नीचे की तरफ को ढलाई है, अब ये तो हम मानते हैं उतराई है तो उतराई की तरफ जाएगा, स्पीड में जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट? ये बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस द्वारा जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे उन लैंडफॉर्म्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी रिलीफ, उनको बोला जाता है। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. चलो अब देखो स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे। स्ट्रेस मीन्स कि जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, एक एरिया पे कितना फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, जो भी एरिया होगा उस पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको क्या बोल देंगे? हम स्ट्रेस बोल देंगे। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस कैसे होगा? या तो स्ट्रेस में हम क्या कर रहे थे, देखो स्ट्रेस में हम या तो क्या करेंगे, स्ट्रेस जब लगेगा या तो उसमें पुल किया जाएगा या फिर वहां पे पुश किया जाएगा, राइट? तो इसकी वजह से जब यहाँ पे किसी भी मटेरियल को आप या तो खींचोगे या उसको पुश करोगे, धक्का दोगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस मटेरियल में कोई ना कोई चेंजेस जरूर आएगी। चेंजेस जब आएगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिफॉर्मेशन। कुछ भी करके देख लेना, चाहे रबड़ खींच के देख लेना, कुछ भी पेंसिल, कुछ भी चीज खींच के देख लेना, उसको या तो खींचना या उसको धक्का देना, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। ठीक है, अगर हम भी गिरे तो हमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट जरूर होता है। ठीक है, चंडीगढ़ से आते टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी स्किट हो गई थी, तो उस टाइम पे आज तक मतलब घुटने पे चोट लगी है, तो वो निशान अभी तक है। दैट मीन्स डिफॉर्मेशन तो हुई है, राइट? तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो जरूर आते हैं, पुल एंड पुश। तो यहां पे अगर बात करें, अब आपके पास ये शियर स्ट्रेस तो हमने कर ही लिया कि यहाँ पे कौन सा एक्ट होगा। शियर स्ट्रेस में क्या होगा? शियर स्ट्रेस में याद रखना कि जो आपके पास फोर्स जो एक्ट करेगी वो किस पे एक्ट करेगी? अलोंग द फेसिस के अलोंग एक्ट करेगी। अब फेसिस के अलोंग एक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? इस केस में आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस यहाँ पे क्या होगा? स्लिपिंग होगी। दैट मींस अप एंड डाउन जो है वो होगा, आपके पास अप एंड डाउन चेंजेस आएंगी, या तो अप जाएगी लेयर या फिर डाउन आएगी। एक आपके पास आएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और सेलुलर स्ट्रेस भी उसको बोलते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और सेलुलर स्ट्रेस मतलब जब आप क्या करोगे, जब स्ट्रेस यहाँ पे किसी भी मटेरियल पे लगेगा तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा? उसमें ब्रेक आ जाएगा, मतलब ब्रोक आउट हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट? तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो ये किसी की भी वजह से लग सकता है बिकॉज ऑफ, अगर मैं बात करूं, और सेलुलर स्ट्रेस इसमें जो एजेंट हो गए, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वजह से हो गया। अब ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है तो उसकी वजह से भी मटेरियल जो है वो टूटना, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन हो गया, या फिर मेल्टिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। मतलब एजेंट्स है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के, राइट? इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. एक्सोजेनिक। जी सर। अब देखो एक्सोजेनिक में और क्या एक्ट करेगा? आपके पास एक्ट करेगा केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस, अब देखो या मतलब यहाँ पे केमिकल्स एक्ट करेंगे, कोई केमिकल होगा, मिक्सचर होगा, वो एक्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल की वजह से आपके पास क्या होता है, जो देखो हमारे पास जो मटेरियल होगा, मान लो एक रॉक है, रॉक में क्या होता है? आपके पास मिनरल्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं, कंबस्शन होते हैं मिनरल्स का, वहां पे आपको कुछ ग्रेडियंट्स मिलते हैं, राइट? ग्रेन्स आपको मिलते हैं, ग्रेडियंट्स और ग्रेन्स। तो यहाँ पे अब केमिकल प्रोसेसेस जब होंगी तो ये क्या करेंगी? आपके पास लूज कर देंगी। लूज क्या करेंगी? जो ये मिनरल्स, देखो ये जब रॉक फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये मिनरल्स या तो आपस में क्लोजली बॉन्ड होंगे, ठीक है? क्योंकि ये मिनरल्स आपस में बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो ये क्या करेगी? उन बॉन्ड को लूज करती जाएगी। उन बॉन्ड को, जैसे ही ग्रेन्स के बीच में, मिनरल्स के बीच में बॉन्ड लूज होगा, तो अल्टीमेटली
ये जो लेयर्स हैं ये भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। ये बात क्लियर हुई? सर। हाँ, देखो तो जितनी भी हमारे पास एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है उनको हम एक टर्म से डेडिकेट करते हैं यहाँ पे, उस टर्म को बोला जाता है डेनुडेशन। उनको बोला जाता है डेनुडेशनल प्रोसेसेस। डेनुडेशन बोल लो या डेनुडेशनल प्रोसेसेस। अब देखो डेनुडेशनल प्रोसेसेस ये जो किस वर्ड से बना है? डेन्यूड। डेन्यूड का मतलब ही क्या होता है? मींस टू स्ट्रिप ऑफ। स्ट्रिप ऑफ समझते हो कि उसकी लेयर और मतलब उसको अनकवर करते जाना। स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। तो उनको हम एक सिंपल एक कॉमन नेम दे देते हैं डेनुडेशनल प्रोसेसेस, जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होती हैं, राइट। इसमें आपके पास वेदरिंग आ गया, मास वेस्टिंग आ गया, इरोजन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ये सारी किसका पार्ट है? आपके पास डेनुडेशनल प्रोसेसेस का पार्ट है। तो सीधी सी बात करते हैं डेनुडेशनल प्रोसेसेस। अब देखो डेनुडेशनल प्रोसेसेस में मेनली आप 3 प्रोसेसेस करते हो। एक आपके पास आएगी वेदरिंग, एक आपके पास आएगी मास मूवमेंट्स, एक आपके पास आएगी इरोजन। अगर इरोजन होगा तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। वेदरिंग में जो आपके पास एजेंट एक्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फैक्टर। देन वी हैव सेलुलर स्ट्रेस और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, एंड आल्सो द केमिकल एक्शन जो है वो आपके पास किसका पार्ट है? वेदरिंग डेनुडेशनल प्रोसेस का पार्ट है। ग्रेविटेशनल भी हमने बात किया, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की भी बात की, केमिकल एक्शन की भी बात की नहीं की? ये सारे किसका पार्ट है आपके पास? वेदरिंग के पार्ट है, ठीक है। वेदरिंग एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस का पार्ट है। क्लियर? यस। इसके बाद मास मूवमेंट की बात करें तो मास मूवमेंट में भी आपके पास कौन सा आएगा? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एज एन एजेंट काम करती है यहाँ पे मेनली, जब पूरा मास मूवमेंट होती है ग्रेविटी की वजह से होती है, राइट। देन वी हैव इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? मेनली आपके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो समझते हो ना, जो एनर्जी कोई बॉडी पोजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो चलो इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब बात करते हैं वेदरिंग की। अब देखो यहाँ पे वेदरिंग में क्या होगा? वेदरिंग में अभी हमने बात किया कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे या तो देखो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेटेशन होगा, या आपके पास केमिकल डीकंपोजिशन होगी, ठीक है, रॉक्स की वेरियस एक्शंस के थ्रू, जिसके थ्रू जो है आपके पास क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगी। किसकी? लैंडफॉर्म्स की। मतलब लैंडफॉर्म जो है फिर से डिफॉर्म होंगे, राइट। तो अब यहां पे देखो, अब अगर यहां पे बात करें, ये जो वेदरिंग प्रोसेसेस होती है ना, इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं इन सीटू प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड इन सीटू प्रोसेसेस। इन सीटू प्रोसेस मतलब कि ये जो प्रोसेसेस अक्कर होती हैं, इन प्रोसेसेस में ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही लिटिल मूवमेंट देखने को मिलती है। दैट मींस ये जो प्रोसेस अक्कर होगी ना, अगर ओरिजिनल रॉक आपकी इस प्लेस पे है तो यहीं पे ही डिफॉर्मेशन हो जाएगी।
दैट मीन्स ये जो आपके पास प्रोसेस शक्कर हो रही है, ऑन साइट प्रोसेस शक्कर हो रही है, तो इसको बोल दिया जाता है इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस। क्लियर बात? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया केमिकल वेदरिंग आती है आपके पास, फिजिकल वेदरिंग आती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग आती है। मैंने इसके रिलेटेड तुम्हें दिया भी था ना कुछ पढ़ने के लिए, सेडिमेंट्री रॉक्स में दिया था, पढ़ा था तुमने वो? सेडिमेंट्री रॉक्स वाला तो पढ़ लिया था सर। अच्छा ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे बात ये चीज देखना जाके कि होता क्या है। अब देखो जो इफेक्ट पड़ता है ना वेदरिंग का, इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है एक्सफोलिएशन, शायद तुमने पढ़ा भी हो रीमा। एक्सफोलिएशन मतलब यहाँ पे बात करें ना कि एक्सफोलिएशन है क्या, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन जो है, क्या वो आपके पास रिजल्ट है या फिर आपके पास ये प्रोसेस है? तो एक्सफोलिएशन जो है वो आपके पास इज अ रिजल्ट। ये रिजल्ट है किसका? वेदरिंग का, वेदरिंग प्रोसेसेस का, नॉट अ प्रोसेस। अब रिजल्ट कैसे है कि देखो जब वेदरिंग प्रोसेसेस किसी रॉक पे अक्कर करेंगी तो यहां पे क्या होगा, या तो देखो टेम्परेचर मान लो इस पे एक्ट कर रहा है, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो रॉक जो है वो थोड़ा एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी। दैट मीन्स कि जो उसकी जो लेयर्स है ना, जो थिक लेयर जो होती है, अब वो उसकी लेयर धीरे धीरे जो है वो टूटना स्टार्ट कर देती है। जब टूटना स्टार्ट कर देती हैं तो अब वो लेयर जो है हमें किस फॉर्म में देखने को मिलती है, काइंड ऑफ ऑनियन लेयर्स की तरह जो है, मतलब जैसे इसकी अब प्याज की देखते हो ना तुम, लेयर्स होती हैं, तो वैसे वैसे वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, यस सर। क्लियर बात इतनी? हाँ जी सर। इसके बाद चलते हम मास मूवमेंट पे। अब मास मूवमेंट जो डेनोटेशनल प्रोसेस है हमारे पास, सेकंड मास मूवमेंट में यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यहां पे पूरा का पूरा मास जो है वो मूव कर जाएगा। दैट मीन्स हमने पहले ही बात करी थी कि आपके पास जो रॉक्स जो बनती हैं वो वेरियस सेडिमेंट्स और मिनरल से मिलके बनती है। अब धीरे धीरे ये सेडिमेंट जो है वो क्या होते हैं, ये जो आपके पास जो मिनरल्स है वो धीरे धीरे जो है टूटते जाते हैं डेनोटेशनल प्रोसेसेस की वजह से। तो अब ये क्या होता है, जैसे जैसे ये मटेरियल टूटता जाएगा, इससे सेपरेट होता जाएगा ओरिजिनल रॉक से, तो अब ये ग्रेविटी के थ्रू ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, स्लोप की तरफ, डाउन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम तुम देखते हो कि ये क्या होता है, पूरी की पूरी चट्टान एकदम से नीचे आ गई। फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड, वो क्या है आपके पास, मास मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे मास मूवमेंट में मेनली जो होता है वो आपके पास ग्रेविटी एक्ट करती है, इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी का। तो अल्टीमेटली ये जो मास मूवमेंट या तो स्लो मूवमेंट भी हो सकती है और इन समटाइम्स ये रैपिड मूवमेंट भी हो सकती है। ठीक है, यस सर। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्या वेदरिंग जो है वो प्री रिक्विजिट है फॉर मास मूवमेंट के लिए, कि मतलब वेदरिंग पहले होनी चाहिए तभी मास मूवमेंट होगी, कि बिना वेदरिंग के भी मास मूवमेंट हो सकती है? तो वेदरिंग हमें जरूरी नहीं है, दैट मीन्स वेदरिंग इज नॉट प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। बिना वेदरिंग के भी आपके पास मास मूवमेंट हो सकती है। मास मूवमेंट कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, ग्रेविटी जो है वो मेन एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी जो है हर एक मैटर, जो अर्थ पे जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं उन पे एक्ट करता है। ठीक है, चाहे वो रॉक है, चाहे रॉक का पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जो भी एजेंट है वहां पे हर किसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, राइट। तो ग्रेविटी जो है यहाँ पे मेन एजेंट है किसका, मास मूवमेंट में। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी यस। चलो इसके बाद चलते हैं, हाँ,
देखो यहाँ पे हमने सीधी सी बात करी कि इसमें जनरली हम बात कर देते हैं कि लैंडस्लाइड मास मूवमेंट का पार्ट है, लैंडस्लाइड हो गया। अब इसमें जनरली क्या होता है, आपके पास ये लैंडस्लाइड जो होती है, आपके पास कौन सी मूवमेंट होगी, स्लो होगी या रैपिड मूवमेंट होगी, रैपिड मूवमेंट होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक और मूवमेंट यहाँ पे बात करें मास मूवमेंट में, एक आता है स्लंप। अब स्लंप क्या होता है, यहाँ पे स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग मतलब फॉल होगा, किसका, ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिस, ठीक है, जो रॉक का डेब्रिस होता है मतलब जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है ये, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस विद द बैकवर्ड रोटेशन, मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास उसकी बैकवर्ड रोटेशन होगी। अगर रॉक इस साइड है, ठीक है, अगर गिरनी चाहिए इस साइड को, बट ये किस साइड को गिर रही है, उसकी बैक साइड को गिर रही है, राइट। तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्लंप बोल देंगे, ठीक है। बैकवर्ड रोटेशन की तरफ होगा ये, यहाँ पे जो स्लीपिंग होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट। यस सर। चलो इसके बाद बात करते हैं डेब्रिस स्लाइड की। नेक्स्ट मूवमेंट जो आएगी वो आपके पास आएगी डेब्रिस स्लाइड। यहाँ पे डेब्रिस जो है नॉर्मली स्लाइड करेगा, स्लिप करेगा, बट यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कोई बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस और रॉक डेब्रिस होता है इन नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब जिस साइड पे स्लोप है उसी साइड को गिरेगा। बट सम टाइम क्या होता है कि तुमने मूवीज में भी देखा होगा, ढलान इस साइड को है बट रॉक पीछे की तरफ आ रही है, ज्यादा ढलान इस साइड को है, ठीक है, इस साइड को कम ढलान है, फिर भी रॉक जो है इस साइड को आ रही है, तो वो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लंप। डेब्रिस स्लाइड में सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आपके पास स्लोप है, बट स्लंप में क्या होगा, आपके पास ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ऑन द स्लोप मतलब स्लोप के बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगी। ठीक है, सेम यहाँ पे रॉक स्लाइड भी आता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी रॉक जो है वो स्लाइड कर गई, राइट। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी। अब नेक्स्ट Yes, चलते sir. हैं डेनुडेशनल प्रोसेस की तरफ, वो आएगी आपके पास इरोजन एंड डेपोजिशन, ठीक है। अब इरोजन एंड डेपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रॉक मटेरियल को इरोड कर रहे हैं, जो आपके पास रॉक मटेरियल है वो इरोड हो रहा है। दैट मीन्स कि इरोड का मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इरोड क्या हो रहा है, रॉक मटेरियल। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो रॉक मटेरियल जो इरोड हुआ, इरोड होके टूटा, उसको हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन होगी किसकी, रॉक मटेरियल की। और साथ में डेपोजिशन की बात कर रहे हैं तो आफ्टर एक्वायरिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मतलब कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से किसी सेकंड प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इरोजन का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो उस रॉक से उसका मटेरियल और डेब्रिस जो इरोड हुआ उसको क्या कर लिया, हमने एक्वायर कर लिया। एक्वायर के बाद उसको हम अपने साथ ले गए फाइनल रीचिंग पॉइंट पे, उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी। Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें डीसिलिकेशन, यहां पे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सिलिका को, रिमूवल ऑफ सिलिका होगा किससे, फ्रॉम द सॉइल। दैट मीन सॉइल से हमने क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया सिलिका को, उसको हटा दिया। फिर एक टर्म आती है आपके पास इलुविएशन। इलुविएशन क्या होता है, अब इलुविएशन में क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर होगा। अब ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, ये भाई साहब किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन द डाउनवर्ड, किसमें, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। डाउनवर्ड
मूवमेंट और डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगी किसकी, सॉइल कंपोनेंट्स की। मतलब सॉइल के कंपोनेंट सॉइल के थ्रू ही क्या कर जाएंगे, डाउनवर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। किसकी वजह से, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से, एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो एक हो गया इलुबिएशन, एक आ गया इलुबिएशन, मतलब एक आ गया एलुबिएशन, एक इलुबिएशन आ गया। ILUBI, मतलब बस ई और आई का डिफरेंस है। यहां पे क्या होगा, सॉइल में डिपॉजिट किए जाएंगे किसको, क्या, कंपोनेंट्स, डेपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। क्लियर बात। एक टर्म आती है आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, यहां पे जो बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो है वो लेंगे कहां से, नाइट्रोजन गैस जो है एब्जॉर्ब करेंगे कहां से, फ्रॉम द एयर। मतलब बैक्टीरिया और अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द एयर, और इसको एयर से एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू केमिकल में, केमिकल कंपाउंड में, केमिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब केमिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर इस केमिकल फॉर्म को जब कन्वर्ट हुआ तो जिसको यूज किया जाता है बाय द प्लांट्स, तो उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। ये बात क्लियर? Yes, sir. तो ये था हमारे पास एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अभी तो नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। समझ में आया, ये बताओ जल्दी से।